हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की सीरीज में लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड 1848 से लेके 1846 तक का था। इसके पहले के वीडियोस में हम गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इतना कुछ हम देख चुके हैं। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट में हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे। ठीक, इसके पहले हम लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1848 से लेके 1856 तक का है। ठीक है, सेकेंड, इनके समय में सबसे पहली जो चीज हुई थी वो क्या था, सेकेंड सिख वॉर। ठीक है, सेकेंड सिख वॉर जो कि हुई थी 1848 एंड 49 में। और इस सिख वॉर के बाद क्या किया गया था, यही एक फाइनल सिख वॉर था जो सेकेंड सिख वॉर था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि पंजाब का एनेक्सेशन किसने किया, किस गवर्नर जनरल ने किया। तो पंजाब का एनेक्सेशन किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया। ठीक है, 1852 में। उसके बाद होता है इनके टाइम पे सेकेंड बर्मीज वॉर। सेकेंड बर्मीज वॉर जो कि 1852 में होता है, और इसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा। जो लोअर बर्मा है, यानी कि जो पूरा बर्मा कंट्री थी, उसका जो लोअर पार्ट था उसका एनेक्सेशन लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया। ठीक है, जबकि इनकी जो ट्रीटी थी इसके पहले वो ये था कि एक मतलब कि लड़ाई के बाद जो भी वॉर होगा उसके बाद बर्मा पूरा वापस कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी ब्रिटिश पोजीशन नहीं होगा। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा नहीं किया और लोअर बर्मा को एनेक्स कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1852 में आता है इनाम कमीशन। ठीक, इनाम कमीशन क्या होती थी कि जो भी टैक्स फ्री लैंड होती थी उसको भी लॉर्ड डलहौजी ने जब्त कर लिया। जैसे कि जो मेडिवल टाइम में था तो बहुत सारे जो राजा महाराजा थे, बहुत सारे एम्परर, जैसे कि मुगल टाइम के, मुगल पीरियड के जो एम्परर थे, और जो छोटे छोटे राजा वगैरह थे वो सब क्या थे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, पुरोहित हो गए, इन सबको जो है कुछ टैक्स फ्री लैंड यानी कि दान में कुछ जमीन दी जाती थी कि ठीक है भाई, जैसे कहीं कहीं आप बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में देखेंगे कि पूरा का पूरा एक गांव दान में दे दिया जाता है। ठीक है, कई कई लोग जैसे कि भाई ब्राह्मणों को, पुरोहितों को कोई यज्ञ वज्ञ कराने के बाद उनको भाई एक जैसे कुछ जमीन, एक पार्ट हो गया, उसको जो है खेती करने के लिए वो जो है दान में दे दिए। तो वो सब जो लैंड थी टैक्स फ्री, उन सब जो दान की हुई टैक्स होती थी, दान की हुई लैंड होता था, उन सब पे वो सब टैक्स फ्री होती थी, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक इनाम कमीशन बनाया 1852 में, जिसके अंडर उसने सारे के सारे जितने भी टैक्स फ्री लैंड थे उसको भी कन्फिस्केट कर लिया, यानी उसको भी जब्त कर लिया। सारी की सारी लैंड इसने जब्त कर ली, यानी कि अब हर तरह की लैंड पे, सारी लैंड पे, सब पे टैक्स लगेगा। लॉर्ड डलहौजी की एक सबसे ज्यादा जो आप अच्छी खराब क्रिटिक्स वाली या जो भी कहिए एक पॉलिसी थी, वो थी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि इसका मतलब था, इसमें होता ये था कि जैसे अगर आपके राज्य का कोई उचित, आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो सीधा का सीधा या तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट गोद ले लेगी, या तो उसको सीधा का सीधा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी वॉर के सीधा सीधा वो अपने ब्रिटिश पोजीशन में उसको मिला लेगी। जैसा सेम होता है अब झांसी के साथ, जिसमें झांसी की रानी का मतलब उन्होंने काफी विद्रोह किया क्योंकि उनका कोई अपना बेटा नहीं था, मतलब कि उन्होंने गोद लिया हुआ बेटा था उनका, तो उसके लिए काफी ज्यादा जो लड़ाई वड़ाई हुई। तो उसमें आता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले किसका एनेक्सेशन हुआ, तो सबसे पहले एनेक्सेशन हुआ किसका, सतारा का 1848 में। ठीक है, जहां के रूलर कौन थे, अप्पा साहेब। ठीक है, अप्पा साहेब के अंडर में था सतारा, तो सबसे पहले किसका जो है एनेक्सेशन हुआ, सतारा का हुआ। उसके बाद किसका हुआ, जैतपुर। जैतपुर 1849 में, जो कि करंटली कहाँ पे है, एमपी में है। ठीक है, एंड देन आता है संबलपुर। ये सीरीज आप डेट वाइज याद रखिएगा कि कौन से राजा कहाँ पे थे किस वक्त, ये सब भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। संबलपुर 1849 में, जिसके जो है रूलर थे वो कौन थे, नारायण सिंह, और ये था कहाँ पे, है कहाँ पे, उड़ीसा में है संबलपुर। ठीक है, 1849 में। एंड भागत जो कि पंजाब में है, और ये बाद में कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग ने इसको, अभी जब
कैनिंग देखेंगे हम वायसराय बनने के बाद 1861 से कैनिंग आएंगे, तो कैनिंग ने इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया वापस से पंजाब को, ठीक है, सॉरी जो भी मतलब इसके पहले थे उनको वापस से रिटर्न कर दिया भागत को, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास उदयपुर 1852 में, जो कि कहाँ पे है, एमपी में। उसके बाद झांसी जिसका एनेक्सेशन हुआ 1853 में, और वहां के रूलर का क्या नाम था, गंगाधर राव, ठीक है। एंड नागपुर 1854, यहाँ के लीडर कौन थे, रघुजीत थर्ड। उसके बाद सबसे लास्ट में अवध का एनेक्सेशन हुआ 1856 में, ठीक है, जिसके लीडर कौन थे, जिसके रूलर कौन थे, वाजिद अली शाह, ठीक है। ऑन रिपोर्ट ऑफ आउटरम, यानी कि इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया था वाजिद अली शाह को कि ये एक अच्छे शासक नहीं है, ये मतलब रूल नहीं कर पाएंगे वहां पे। इसके थ्रू जो है उसने लॉर्ड डलहौजी ने इसको जो है अवध को अपने में ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया। तो ये सब छोटे छोटे थे, जिनको सबको वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात, किसी न किसी तरीके का सब में निकाल के एक एक पॉइंट, और सबको जो है ब्रिटिश पोजीशन में, इसने ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इन बंगाल, पहली बार, यानी कि जब से ये गवर्नर जनरल वाला सिस्टम हुआ था, गवर्नर को चेंज करके गवर्नर जनरल किया गया था, उसके बाद से काफी टाइम बाद मतलब कि पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, कहाँ पे, बंगाल में। तो क्या इससे पहले बंगाल में गवर्नर नहीं था, जी नहीं, क्योंकि बंगाल के ही गवर्नर जनरल को अब जो है इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल अभी तक बिना गवर्नर के था, यानी कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वही बंगाल पे भी रूल रेगुलेशन सारी चीजें वही मेंटेन करता था, वही देखता था। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पहली बार बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अपॉइंट किया गया, ठीक है। एंड जो कैनन यानी कि जो तोपों की ऑफिस थी, ठीक, तोपों का सेंटर, मेन तोप खाना बोल दीजिए ऑफिस, उसको शिफ्ट कर दिया गया मेरठ से कलकत्ता की ओर, क्योंकि मेरठ आपको पड़ता है यूपी में, काफी सारे मतलब कि जैसे नहीं कहीं पे बहुत ज्यादा होने लगा है, जैसे आए दिन विद्रोह हो रहे हैं, रिवोल्ट हो रहे हैं, तो उस जगह को, उस चीज को वहां से हटाना पड़ता है। तो ये लोग कैनन की जो ऑफिस थी तोप की, ठीक है, बारूद वाली मेनली, उसको शिफ्ट कर दिए कहाँ पे, मेरठ से कलकत्ता शिफ्ट कर दिए। और जो आर्मी की ऑफिस थी, ठीक है, आर्मी का हेड था, ऑफिस था, उसको इन्होंने शिमला ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। शिमला आप देखेंगे इनकी समर कैपिटल भी शिमला हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। तो इन्होंने इस ऑफिस को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आर्मी की ऑफिस को शिमला में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद डलहौजी के समय पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में आया। वुड्स डिस्पैच ये एक एजुकेशन कमीशन था। वुड्स डिस्पैच क्या बोला जाता है इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, क्योंकि ये एक पहला ऐसा एजुकेशन कमीशन था जिसमें कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में भी एजुकेशन देने की बात की गई। यानी कि वुड्स डिस्पैच में हर स्टेप के बच्चों के लिए, हर प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी जो स्कूल के बच्चे होते हैं, हायर एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, मतलब हर लेवल पे एजुकेशन की बात की गई, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि जो हायर एजुकेशन होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, जबकि जो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके पहले हमने देखा था कि मैकाले मिनट आया था, जिसमें कि क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इंग्लिश था, यानी कि सारी की सारी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए थी। तो उसका एक क्या मतलब होता है, एक होता है डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थियरी होती है, यानी कि जो जैसे कि जो उन लोगों का मानना था कि जो ब्रिटिशर्स का ये मानना होता था जनरली कि जो इंडियंस हैं ये कम शिक्षित हैं, यानी कि इनमें बहुत सारे दोष हैं, ठीक, ये हमारे लेवल के नहीं हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनफिल्ट्रेशन थियरी होती है। तो ये मैकाले मिनट में साफ साफ दिखाई देती थी इनफिल्ट्रेशन थियरी, यानी कि उनको खुद से, इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को खुद को एक दूसरे से सेपरेट रखने का, कि इनको तो हम एजुकेट तो करेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, जो है ये देखने में तो इंडियंस होंगे लेकिन माइंड के लेवल पे ये सब क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। हम इनको ऐसा एजुकेट करेंगे। ये मैकाले मिनट जो आया था उसका एक पर्पस था, ठीक है, जिसको कि इनफिल्ट्रेशन थियरी भी बोली जाती है।
तो वुड्स डिस्पैच ने क्या किया, जो इन्फिल्ट्रेशन थियरी थी, ठीक है, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियरी, उसको मतलब कि पूरी तरीके से इन्होंने गलत बताया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने एक बहुत अच्छा ही एजुकेशन का पैसा एजुकेशन के ऊपर लेके बहुत अच्छे की पॉइंट्स डाले इसमें, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होनी चाहिए किसमें, प्राइमरी एजुकेशन में। और उसके बाद ही इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की में, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे खोला गया, रुड़की में खोला गया, ठीक है। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया, रुड़की में खोला गया। और उसके बाद फिर एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज भी खोले गए डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज खोले गए, यानी कि जिसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी और आपकी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, ऐसे कॉलेजेस खोले गए। एंड यूनिवर्सिटीज 1857 में 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई, कहाँ कहाँ पे, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में। एबॉलिशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन थियरी इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में इन्फिल्ट्रेशन जो अभी भी मैंने आपको बताया कि मैकाले मिनट के थ्रू ले आई गई थी, उसको इन्होंने एबॉलिश किया, यानी कि एजुकेशन हर किसी के लिए होगी, हर लेवल पे होगी, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, एंग्लो वर्नाक्यूलर में भी होगी, यानी कि बच्चे को क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप एजुकेट करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको हर चीज सिखानी है। ऐसा नहीं है कि वो देखने के लेवल पे, मतलब कि बॉडी के लेवल पे इंडियंस हो और माइंड के लेवल पे क्या हो, ब्रिटिशर्स, ऐसा कुछ नहीं। इस थियरी का इन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया इसको, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सबसे पहले रेलवे आया, ठीक है। फर्स्ट रेलवे कहाँ से कहाँ चलाई गई, बॉम्बे टू थाने, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फर्स्ट रेलवे कब चली, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट रेलवे चलाई गई, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे से लेके थाने तक की चली थी। और ये जो फर्स्ट रेलवे था, ठीक है, इसका क्या नाम था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये डायरेक्ट ये नाम भी आता है कि जो फर्स्ट रेलवे थी चलाई गई थी उसका नाम क्या था, और उस ट्रेन का क्या नाम था, उसका क्या नाम था, वो था फेरी क्वीन, ठीक है, उस ट्रेन का नाम। और ये जो ट्रेन थी फर्स्ट रेलवे, इसका क्या था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक। उसके बाद सेकेंड रेल कहाँ चलाई गई, सेकेंड रेल चलाई गई हमारी कलकत्ता से रानीगंज, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है सेकंड, हमें बस फर्स्ट पता होता है, सेकंड नहीं पता होता है, तो सेकंड के बारे में भी थोड़ा सा जान के रखिए कि सेकंड रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई, कलकत्ता से चलाई गई रानीगंज के बीच में। एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, अभी तक की सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन चली, फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ तक चली, कलकत्ता से लेके आगरा तक, ठीक है। इनका सेंटर चूंकि कलकत्ता हुआ करता था, तो कलकत्ता में काफी चीजें होती थी, तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक चली, कलकत्ता से लेके आगरा। यही टेलीग्राफ लाइन बाद में और डेवलप्ड होके धीरे धीरे टेली कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीजों, अब तो मोबाइल आ गए, इन सब चीजों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टेलीग्राफ लाइन आप देखेंगे कि एक वायर के थ्रू जो है मैसेज कन्वर्ट किया, मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, यानी कि जैसे आप पहले देखते होंगे टेलीकम्युनिकेशन, वो फोन जो तार वाले वायर वाले नहीं होते थे, फोन घरों में लगे होते थे, उसी तरीके से होती है टेलीग्राफ लाइन, यानी कि एक तार के थ्रू जो है मैसेज कम्युनिकेशन करना। तो वो हो गया फर्स्ट लाइन, कलकत्ता से आगरा। एंड पोस्टल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया कब, 1853 में। 1853 में पहला पोस्टल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। यानी कि अभी भी आप देखते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डाक, मतलब एक अलग डिपार्टमेंट ही है डाक का डिपार्टमेंट, तो वो पोस्टल सिस्टम का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1853 से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज का इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी, जिसके थ्रू क्या, उसके बाद फिर क्या होता है, इसने इन्हीं के टाइम पे 1854 में गंगेस कैनाल जो थी वो भी बन के तैयार हो गई, ठीक है। गंगेस कैनाल बनने के बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो काफी ज्यादा जो है फ्लरिश हुआ, बहुत ही ज्यादा बढ़ा दोनों देशों के बीच, यानी ब्रिटिश और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो काफी ज्यादा बढ़ा। ट्रेड क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड, उन्हें ही यहाँ से सामान ले जाना था, तो वो ट्रेड तो टोटल वन लाइनर था, तो उन्हें उन्हीं के फायदे के लिए गंगेस कैनाल बना था। तो वो पूरा का पूरा सामान, अब वो इजिली जो उनको बहुत घूम के जाना पड़ता था, काफी ज्यादा उनका खर्च आता था, तो अब वो काफी कम हो गया, ठीक है। और 1854 में 1853 का चार्टर एक्ट आएगा, जिसके थ्रू जो आईसीएस का एग्जाम था, ठीक है, उसको कॉम्पिटेटिव बना दिया गया पहली बार। तो
कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे शुरू हुआ। 1854 में पहला एग्जाम कराया गया था, ठीक। 1853 के चार्टर एक्ट से उसको आईसीएस के एग्जाम को कॉम्पिटेटिव बनाया गया था। एंड 1854 जो कि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था, उसमें पहला एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, ठीक है। 1856 में 1856 में क्या पास किया इन्होंने? विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह का जो एक्ट होता था, नियम होता था, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, विधवाओं का विवाह नहीं होता था दोबारा। मतलब कि एक तो बहुत छोटे उम्र में शादी हो जाती थी, 11-12 साल, और लड़के की उम्र पता चला क्या है कि वो 40 साल का है, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है उसकी जल्दी डेथ हो जानी है, 50 साल 60 साल, या बहुत गए तो थोड़ा और, उसके बाद डेथ हो गई। लेकिन लड़की तो अभी 20-21 साल की है, 22 साल बहुत ज्यादा गई, 30 साल की, तो बाकी की जिंदगी उसे अकेले ही गुजारनी पड़ रही है। तो ये क्या हुआ, फिर एक इसमें विडो रीमैरिज एक्ट आया, ठीक। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल है, साथ ही लॉर्ड डलहौजी का भी। तो दोनों ने मिलके विडो रीमैरिज एक्ट पास किया 1856 में। एंड इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, संथाल अपराइजिंग भी हुआ था 1855-1856 में। ये इसका टाइम पीरियड है संथाल अपराइजिंग का, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे लॉर्ड डलहौजी ने काफी सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, एक्सेप्ट कि इधर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, इनाम कमीशन, कन्फिस्केट करना लैंड सबकी, ठीक है। तो ये सब इनके कुछ नहीं, मतलब कि उतने सही काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, ये सब टेलीग्राफ लाइन, रेलवे, कुछ अच्छे काम भी इनके रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के वीडियो में तो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इसके बाद जो कि वायसराय आ जाते हैं, 1857 की जो क्रांति होती है वो होती है रिवॉल्यूशन। उसके बाद उसके 1857 के रिवोल्ट के बाद जो चेंजेस आते हैं, जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो वायसराय में चेंज हो जाते हैं। तो ये सब हम क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।